क्या आप जानते हैं कि ईथरनेट प्रोटोकॉल किस IEEE स्टैंडर्ड पर आधारित है, या फिर PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, या फिर वाईफाई किस IEEE स्टैंडर्ड पर आधारित है, या फिर HDLC किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, और या ईथरनेट में कौन सी टेक्निक कोलिजन को हैंडल करती है। तो अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब नहीं पता तो चिंता की कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इन सारे सवालों के जवाब समझ भी पाएंगे और किसी और को समझा भी पाएंगे। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ सवालों के जवाब पता भी है तो आप भी चिंता मत करिए, इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो इन सारे सवालों के जवाब आप मेरे नोट्स पढ़कर भी समझ सकते हैं। नोट्स को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करिए। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ये जो नोट्स है ये नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो डेटा लिंक लेयर में उपयोग होने वाले जो प्रमुख प्रोटोकॉल्स हैं उनका ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इस नोट्स से भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप इस वीडियो पर वापस आ सकते हैं और इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। शायद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की सीरीज़ का ये 11वां वीडियो है, 11th वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम डेटा लिंक लेयर में उपयोग होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स को किस ऑर्डर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डेटा लिंक लेयर के पहले प्रोटोकॉल ईथरनेट के बारे में, उसके बाद में PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के बारे में, उसके बाद HDLC के बारे में, और उसके बाद में वाईफाई प्रोटोकॉल के बारे में समझेंगे। हम बस इन 4 प्रोटोकॉल्स की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करूंगा और उसके बाद में एक छोटा सा और बहुत सिंपल सा क्विज होगा जिसमें आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो मैंने आपको शुरुआत में पूछे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस क्विज को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, और आप लोगों ने अगर वीडियो को बहुत अच्छे से देखा तो आप लोग इन सारे क्विज के क्वेश्चंस को सही आंसर कर पाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलिए प्रोटोकॉल्स को समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि डेटा लिंक लेयर क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में। तो डेटा लिंक लेयर क्या होता है? डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की दूसरी लेयर है। ठीक है, पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर नेटवर्क लेयर। इसका काम 2 डिवाइसेस के बीच डेटा को सही और सुरक्षित तरीके से ट्रांसफ़र करना होता है। 2 डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करता है कौन? डेटा लिंक लेयर। ठीक है, नाम में भी समझ में आ रहा है कि डेटा को लिंक करता है। ठीक है, 2 डिवाइसेस के बीच में डेटा को लिंक करता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे एक लैपटॉप है हमारे पास, और हमारा लैपटॉप जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है एक राउटर के माध्यम से। ठीक है, हमने अपने घर में ये वायरलेस राउटर लगवाया है, इस वायरलेस राउटर के माध्यम से हमारा डिवाइस जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जब हमारा डिवाइस इंटरनेट पर कोई डाटा भेजेगा तो पहले इस राउटर को देगा, जो भी डेटा हम सेंड करेंगे इंटरनेट में पहले वो राउटर के पास जाएगा। तो हमारे लैपटॉप से निकला हुआ डेटा राउटर तक सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए और राउटर से आने वाला डेटा हमारे लैपटॉप पर सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए, ये जिम्मेदारी होती है डेटा लिंक लेयर की। ठीक है, 2 डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करता है कौन? डेटा लिंक लेयर। यह लेयर फ्रेम्स बनाती है, एरर को चेक करती है और डेटा को मैक एड्रेस के आधार पर भेजती है। ठीक है, तो डेटा सेंड करने के लिए जो डेटा लिंक लेयर होता है वो फ्रेम्स के रूप में काम करता है, डेटा को फ्रेम्स में डिवाइड करता है, एरर भी चेक करता है और डेटा को मैक एड्रेस का यूज़ करके, जैसे इस लैपटॉप को इस राउटर का मैक एड्रेस पता होगा और इस राउटर को इस डिवाइस का, इस लैपटॉप का मैक एड्रेस पता होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं मैक एड्रेस के माध्यम से। उसके बाद अब हम समझते हैं सबसे पहला प्रोटोकॉल जो कि आज हम समझेंगे, वो है ईथरनेट प्रोटोकॉल, जो कि डेटा लिंक लेयर में काम करता है। तो जो ईथरनेट प्रोटोकॉल है वो वायर्ड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, लैन में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। वायर्ड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का क्या मतलब है?
वायर्ड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का सीधा सा मतलब है कि जब हमने एक लैन बनाया है, चाहे आपने अपने घर के अंदर 5-10 सिस्टम को कनेक्ट किया है, चाहे 2-4 सिस्टम को कनेक्ट किया है, चाहे किसी ऑफिस में हमने वायर के माध्यम से कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट किया है, तो हम कहेंगे कि हमने वायर्ड नेटवर्क बनाया है। ठीक है, हमने एक हब या स्विच का यूज़ किया, उसमें से हमने वायर्स निकाली और सारे डिवाइसेस में हमने वायर्स लगा दी। ठीक है, अब सारा हमने एक नेटवर्क बना लिया जो कि वायर से कनेक्टेड है। तो इस तरह के नेटवर्क में अगर डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो ईथरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ठीक है, और लैन मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। हमने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया है अपने घर या ऑफिस में, तब ये ईथरनेट प्रोटोकॉल उपयोग का, लेकिन वो नेटवर्क वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, यह IEEE 802.3 स्टैंडर्ड पर काम करता है। तो ईथरनेट का जो IEEE स्टैंडर्ड है 802.3, इसको आप याद रखिएगा, ये भविष्य में आपको बहुत जगह काम आएगा। उसके बाद में इसमें डेटा को फ्रेम्स में तोड़कर भेजा जाता है। तो जब ईथरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है तो डेटा कैसे जाता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फ्रेम्स के रूप में जाता है। उसके बाद में यह CSMA CD मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। कौन, ईथरनेट। ये क्या है, बहुत भारी शब्द है। ठीक है, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट इतना भारी नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत हल्का है। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि मान लेते हैं कि हमने एक वायर के माध्यम से कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट किया है। ठीक है, डिवाइसेस आपकी लैपटॉप हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, ये सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। हम डिवाइस का नाम देते हैं A, B, C और D, ऐसे नाम देते हैं। ठीक है, ये बस टोपोलॉजी है ना, बाय द वे बस टोपोलॉजी है। हमने टोपोलॉजी के बारे में बात करी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके, यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप टोपोलॉजी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बताई थी कि कितने सारे टोपोलॉजी होते हैं जिन तरीक़ों से हम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमने मान लीजिए बस टोपोलॉजी का यूज़ करके इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो केबल है, जो कैरियर है, जिसको हम कैरियर बोल रहे हैं, ये कैरियर। ठीक है, कैरियर तो एक ही है, कॉमन है ना, तो इसीलिए इसका नाम है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस मतलब कि एक कैरियर को मल्टीपल डिवाइस एक्सेस कर रहे हैं, A भी, B भी, C भी, D भी, है ना, ये सब इसी कैरियर को एक्सेस कर रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर A का डेटा भेजने का मन किया और उसी टाइम पर B का भी डेटा भेजने का मन किया, किसको, C को। A और B दोनों किसको डेटा भेजना चाह रहे हैं, C को डेटा भेजना चाह रहे हैं। अब दोनों का अगर डेटा भेजने का मन किया और दोनों ने साथ में डेटा सेंड किया और कैरियर में इस वायर में दोनों का डेटा साथ में आ गया, तो क्या होगा, दोनों के डेटा में हो जाएगा कोलिजन। क्या हो जाएगा, कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराव। और जब डेटा टकराएंगे तो डेटा जो है नष्ट हो जाएंगे। डेटा क्या है, सिग्नल है, और जो दो सिग्नल टकराएंगे तो 1 का 0, 0 का 1, बिट सारी इधर उधर हो जाएंगी और जो C को जो डेटा मिलना था वो डेटा नहीं मिलेगा। अब डेटा पूरा का पूरा बदल जाएगा। ठीक है, मतलब डेटा क्या है, नष्ट हो जाएगा, हाई सिग्नल लो सिग्नल करके पूरा डेटा खराब हो जाएगा। तो इस तरह का डेटा हमें नहीं भेजना है इस कैरियर में। तो क्या होता है, एक प्रोटोकॉल है CSMA CD या टेक्निक है, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी डिवाइस को डेटा सेंड करना है तो वो पहले क्या करता है, कैरियर को सेंस करता है। कैरियर को सेंस करता है कि कैरियर को सेंस क्यों करता है, कि देखता है कि कैरियर में कोई और तो डेटा नहीं भेज रहा है, तो सेंस किया उसने, और सेंस करने के बाद उसको समझ में आया कि कोई और डेटा सेंड नहीं कर रहा है, तो उसने डेटा सेंड करना शुरू किया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसने डेटा सेंड करना शुरू किया और डेटा अभी तक D के पास नहीं पहुंचा था और D ने कैरियर सेंस किया और D को लगा कोई डेटा नहीं भेज रहा, तो D ने भी डेटा भेजना शुरू कर दिया और डेटा जाके यहाँ पे टकरा गया। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। अब A ने भी डेटा भेज दिया, D ने भी डेटा भेज दिया, अब दोनों के डेटा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कोलाइड हो जाएंगे। अब कोलाइड होने के बाद रिवर्स सिग्नल जाएगा और A और D डिटेक्ट कर पाएंगे कि उन्होंने जो डेटा भेजा था वो कोलाइड हो गया, मतलब उन्होंने वो अब कोलिजन डिटेक्ट कर सकते हैं। कोलिजन को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब उनको पता चल गया कि जो हमने डेटा भेजा था वो नष्ट हो गया है, तो अब वो दोबारा फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा CSMA CD, मतलब कैरियर सेंस, मतलब डेटा भेजने से पहले कैरियर को सेंस करो। मल्टीपल एक्सेस मतलब कि मल्टीपल डिवाइसेस सेम कैरियर को एक्सेस कर रहे हैं, और विथ कोलिजन डिटेक्शन मतलब कि जब कोलिजन होगा तो कोलिजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करता है कौन, ईथरनेट। ओके, उसके बाद अब हम आगे बढ़ें।
और जो नेक्स्ट लाइन है इसकी वो है कि फास्ट ईथरनेट, मतलब इसके प्रकार हैं, जो ईथरनेट है उसके प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है? फास्ट ईथरनेट जिसकी स्पीड होती है 100 Mbps मैक्सिमम स्पीड, फिर है गीगाबिट ईथरनेट जिसकी स्पीड होती है 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड, आदि इसके प्रकार हैं। ठीक है, ईथरनेट के ये प्रकार हैं दो। ठीक है, ये हाई स्पीड है, ये थोड़ा सा कम स्पीड है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया का यूज़ करके हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल के लिए ऑफिस, कॉलेज या साइबर कैफ़े में लैन केबल से कंप्यूटर को जोड़ना, जब आपने लैन केबल से कंप्यूटर्स को जोड़ा है तो आप ईथरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद में जो अगला प्रोटोकॉल है वो है पीपीपी यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जो कि डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। दो डिवाइसेस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन के लिए सरल प्रोटोकॉल है। कौन सा? पीपीपी। दो डिवाइसेस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन। अब डायरेक्ट कनेक्शन मतलब क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। सीरियल लिंक पर काम करता है, जैसे डायल अप। ठीक है, डायल अप की बात आई है तो पहले क्या होता था कि जब टेलीफोन्स लाइन बिछी हुई थी, आज से 15 साल पहले, जब हम इंटरनेट टेलीफोन लाइन के माध्यम से चलाते थे तो क्या होता था कि घर में हमारे टेलीफोन हुआ करता था। ठीक है, और जिनके घर में टेलीफोन हुआ करता था, टेलीफोन जो कि कुछ रिसीवर ऐसा वाला टेलीफोन था। ठीक है, ये टेलीफोन, तो अगर आपके घर टेलीफोन है, ठीक है, तभी आप इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपके घर का जो टेलीफोन लाइन है वो गया है किसके पास में? आईएसपी के पास में गया है। किसके पास? आईएसपी के पास गया है। अब आईएसपी तो आपका डेटा आगे भेजेगा ना, तो अगर आपके घर में टेलीफोन लाइन है तो आप एक कंप्यूटर खरीद के, ठीक है, एक मॉडम खरीद के, मॉडम खरीद के आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को जोड़िए मॉडम से और मॉडम को जोड़िए इस वाली केबल से। आप इस पे इंटरनेट भी चला सकते थे, इंटरनेट भी चला सकते थे। ठीक है, जब आप इंटरनेट चलाएंगे तो आपका टेलीफोन नहीं चलेगा, जब टेलीफोन चलाएंगे तो इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते थे डायल अप कनेक्शन। तो दो डिवाइसेस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन, दो डिवाइसेस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन मतलब क्या होता था कि ये हमारा लैपटॉप है, ये डायरेक्ट जुड़ेगा आईएसपी से। ठीक है, ये हमारा लैपटॉप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है किससे? डायरेक्ट कनेक्शन मतलब क्या है कि डायरेक्ट हम आईएसपी से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसा नहीं होता। अभी जब हम राउटर्स वगैरह का उपयोग करते हैं तो पहले हम राउटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर हमारा राउटर जो है वो आगे जाएगा और विभिन्न राउटर्स के माध्यम से आईएसपी तक हमारा डेटा पहुंचेगा। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि हम डायरेक्ट आईएसपी से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सीरियल लिंक पर काम करता था, मतलब कि एक ही लाइन थी, आप उसमें सीरियल तरीके से बिट बाइट बिट जो है डेटा आप सेंड कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल काम किया करता था डायल अप इंटरनेट में। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, एरर चेकिंग और कंप्रेशन सपोर्ट करता है कौन? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए भी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जब आप इंटरनेट यूज़ करना शुरू करें, जब आप कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट से आईएसपी से, तो आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रखता है ये। ठीक है, जिसमें पीएपी का फुल फॉर्म होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल और सीएचएपी का फुल फॉर्म होता है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दोनों प्रोटोकॉल क्या करते हैं? ऑथेंटिकेशन के लिए उपयोग होते हैं। जब आप इंटरनेट से या आईएसपी से कनेक्ट करते हैं तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड देना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसके बाद ही आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। एरर चेकिंग में भी काम आता है और कंप्रेशन को भी सपोर्ट करता है कौन? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल के लिए डायल अप इंटरनेट या बीएसएनएल ब्रॉडबैंड में पीपीओई का उपयोग होता है। डायल अप इंटरनेट में हम पीपीपी का उपयोग करते थे, लेकिन जब ब्रॉडबैंड आया तो ब्रॉडबैंड में हम पीपीओई का उपयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट, जो ईथरनेट हमने पिछले अभी पढ़ा था इसके पहले, तो उसमें भी क्या होता है? पीपीपी प्रोटोकॉल उपयोग होता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन उसका, जिसको हम बोलते हैं पीपीओई। ठीक है, तो इस तरीके से यह है हमारा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जो कि डेटा लिंक लेयर में उपयोग होता है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा प्रोटोकॉल है वो है HDLC प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये ISO द्वारा विकसित बिट ओरिएंटेड सिंक्रोनस प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को, जो कि HDLC है, इसे ISO द्वारा विकसित किया गया है। ISO मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और HDLC क्या है? बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब ये बिट्स पर काम करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो कि बाइट ओरिएंटेड होते हैं, वो अपना ऑपरेशन बाइट्स के हिसाब से करते हैं। ये HDLC बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है।
और ये सिंक्रोनस प्रोटोकॉल भी है। सिंक्रोनस प्रोटोकॉल मतलब कि जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड करेगा या फ्रेम सेंड करेगा तो वो स्टार्ट और स्टॉप फ्लैग वाला चक्कर इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। वो असिंक्रोनस प्रोटोकॉल में होता है। असिंक्रोनस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड करेगा तो वो डेटा कभी भी सेंड कर सकता है। कई बार रिसीवर जो है रेडी नहीं रहेगा डेटा को रिसीव करने के लिए, तो क्या करता है डिवाइस, तो सेंडर क्या करता है कि फ्रेम के आगे और पीछे स्टार्ट और स्टॉप बिट्स को अपेंड कर देता है ताकि रिसीवर को पता चल जाए कि डेटा की शुरुआत कहाँ से हो रही है और डेटा का एंड कहाँ से हो रहा है। लेकिन ये सब झंझट इसमें नहीं होती है HDLC में, क्योंकि ये सिंक्रोनस प्रोटोकॉल है। सिंक्रोनस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के जो क्लॉक्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज होते हैं और उनको पता होता है कि कब डेटा आना है और कब डेटा नहीं आना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो HDLC है वो विश्वसनीय है, अनुशासित डेटा ट्रांसफ़र सुनिश्चित करता है, ठीक है। मतलब रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र होता है जब हम HDLC प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। उसके बाद में डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स का उपयोग होता है HDLC प्रोटोकॉल्स में, जो कि हैं आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम। आई फ्रेम उपयोग होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, एस फ्रेम उपयोग होता है एक्नॉलेजमेंट के लिए और यू फ्रेम होता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए दो डिवाइसेस के बीच में। इसके अलावा जो HDLC होता है वो 3 मोड्स पर काम करता है, जिसमें से पहला मोड होता है NRM। NRM मतलब होता है नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक मास्टर होता है, एक स्लेव होता है। दोनों में से एक डिवाइस क्या बन जाएगा, मास्टर, एक बन जाएगा स्लेव। जो मास्टर है बस वही इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। अगर मास्टर को कोई एक्नॉलेजमेंट या कुछ रिस्पॉन्स चाहिए तो वो खुद बोलेगा स्लेव को कि अब तुम जो है डेटा को सेंड करो, ठीक है। उसके अलावा दूसरा एक मोड होता है जिसको हम कहते हैं ARM। ARM मतलब होता है असिंक्रोनस रिस्पॉन्स मोड। इसमें क्या करता है कि रिसीवर भी अपने से पूछ सकता है सेंडर से कि क्या मुझे भी कुछ डेटा सेंड करना है, मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। मतलब रिसीवर भी पहल कर सकता है इस मोड में। लेकिन एक तीसरा मोड भी होता है जिसको हम कहते हैं ABM मतलब असिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। इसमें क्या होता है, दोनों को बराबर अधिकार होता है, कोई भी डेटा सेंड कर सकता है, कोई भी डेटा रिसीव कर सकता है। तो ये जो HDLC प्रोटोकॉल है 3 मोड में काम करता है। यूज़र अपने नीड के हिसाब से या राउटर्स अपने नीड के हिसाब से मोड स्विच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका एग्जांपल है कि राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है कौन, HDLC प्रोटोकॉल, ठीक है। तो HDLC प्रोटोकॉल कहाँ उपयोग होता है, राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन में। उसके बाद में जो चौथा प्रोटोकॉल है डेटा लिंक लेयर का वो है वाईफाई या वायरलेस फिडेलिटी प्रोटोकॉल। तो आइए अब इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये वायरलेस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है बिना तार के कनेक्शन। तो अगर आपने एक लैन इस्टेब्लिश किया है और उस लैन में आपने डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वायर्स का यूज़ नहीं किया है, तब आप इस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। इसका जो IEEE स्टैंडर्ड होता है वाईफाई का वो होता है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड पर आधारित होता है ये, ठीक। ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IEEE कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखना जरूरी है कि वाईफाई का जो IEEE स्टैंडर्ड होता है वो 802.11 होता है और जो ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड है वो 802.3 होता है, ठीक है। उसके बाद में रेडियो वेव्स के जरिए डेटा को ट्रांसमिट करता है। क्यों, क्योंकि हमने वायर्स का यूज़ किया नहीं है, डिवाइसेस जो है वायर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। तो अब डेटा कैसे भेजा जाएगा, डेटा भेजने के लिए रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद में WPA, WPA2, WPA3 जैसी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज इसमें होती है, ठीक है। जिसमें WPA का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। इसमें क्या कर सकते हैं कि जब भी आप वाईफाई का यूज़ करें तो आप अपना प्रोटेक्शन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसमें पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि जब हम हॉटस्पॉट बनाते हैं अपने मोबाइल से तो हम पासवर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है। ये वही बात है। उसके अलावा इसका जो एग्जाम्पल है वो है कि घर, मॉल, ऑफिस, कैफ़े आदि में वाईफाई का प्रयोग होता है और हम बहुत ही ज़्यादा दिन भर ही वाईफाई का उपयोग करते रहते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, कंपैरिजन टेबल है। हमने 4 प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं। अब इन चारों प्रोटोकॉल्स के बीच में हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला प्रोटोकॉल है ईथरनेट। ये लैन प्रोटोकॉल है। जब हम लैन के अंदर काम कर रहे हैं तो हम इस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे और जो इसका माध्यम होता है वायर्ड होता है, ठीक है। जब हम ईथरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं, जब हम वायर्ड
कनेक्शन हमने किया डिवाइसेस के बीच में, तब हम ईथरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। विशेषताएं क्या होती है? तेज होता है, मैक आधारित होता है, स्पीड अच्छी खासी होती है। उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, ये वैन प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये लैन नहीं है। लैन बस हमारा ईथरनेट है और वाईफाई है, जबकि पीपीपी और एचडीएलसी दोनों वैन प्रोटोकॉल हैं। वैन प्रोटोकॉल मतलब क्यों? क्योंकि ये वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ होते हैं। मतलब जब हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का भी उपयोग कर रहे थे तो डायरेक्ट हम लैन से बाहर निकल के आईएसपी से कम्युनिकेट कर रहे थे, और वैसे ही जब हम एचडीएलसी का उपयोग कर रहे हैं तो राउटर्स के बीच में हम कम्युनिकेशन करा रहे हैं। इसलिए ये दोनों क्या है? वैन प्रोटोकॉल है, वाइड एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल है, जबकि ये और ये क्या है? लैन प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, जिसमें से वाईफाई जो है वो वायरलेस है, बाकी सारे वायर्ड है, ठीक है। और उनकी विशेषताएं आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं। पीपीपी में देख सकते हैं कि आप ऑथेंटिकेशन और कंपैरिजन सपोर्ट करता है। एचडीएलसी क्या है? एरर कंट्रोल बिट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। वाईफाई क्या होता है? आसान वायरलेस कनेक्शन होता है इसमें, ठीक है, हम आसानी से बिना वायर के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने इन सारी बातों को, सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में समझा। अब हम आज के इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल जैसे कि ईथरनेट, पीपीपी, एचडीएलसी और वाईफाई नेटवर्क की अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से, नेटवर्क की ज़रूरत के हिसाब से इन प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है। इनका उपयोग नेटवर्क के प्रकार, कि आप किस प्रकार का नेटवर्क बना रहे हैं, तो जिस प्रकार का नेटवर्क बना रहे हैं उस प्रकार के आप प्रोटोकॉल्स का उपयोग करेंगे। और उसके बाद आप कौन सा माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, वायर्ड यूज़ कर रहे हैं या वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी आप इन प्रोटोकॉल को डिसाइड करेंगे। और सिक्योरिटी की आवश्यकता आपको कितनी है, उसके हिसाब से ये सारे प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए जाते हैं। सही प्रोटोकॉल का चुनाव नेटवर्क डिज़ाइन की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाना है तो आप सही तरीके से नेटवर्क डिज़ाइन करिए, और सही जगह पे सही प्रोटोकॉल का जब उपयोग होगा तभी आपका नेटवर्क जो है वो सुरक्षित और इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब समय हो गया एक छोटे से क्विज़ का। अगर आपने वीडियो को ठीक ठाक से देखा है तो आप इन क्विज़ के आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे, और इन क्विज़ में वही क्वेश्चन हैं जो कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे पूछे थे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ईथरनेट किस IEEE स्टैंडर्ड पर आधारित है। हमने काफ़ी बार रिवाइज किया, ठीक है। ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड मैंने कहा भी था, आपको याद रखिएगा, तो IEEE 802.3, ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में पीपीपी का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ होता है, तो हमने पढ़ा था कि दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन में उपयोग होता है। कौन? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन के लिए पीपीपी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाईफाई किस IEEE स्टैंडर्ड पर आधारित है। तो मैंने भी आपको बताया था कि आप इसको याद रखिएगा, इसका सही स्टैंडर्ड होता है 802.11, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि एचडीएलसी किस प्रकार का प्रोटोकॉल है। बिट ओरिएंटेड सिंक्रोनस, बाइट ओरिएंटेड असिंक्रोनस, पैकेट ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, कैरेक्टर ओरिएंटेड और सीरियल, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि बिट्स पर काम करता है और सिंक्रोनस होता है, ठीक है, कौन? एचडीएलसी प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में ईथरनेट में कौन सी टेक्निक कोलिजन को हैंडल करती है। तो इसको हमने बहुत डिटेल में जाना था कि कौन सी कोलिजन टेक्निक होती है, कोलिजन को हैंडल करने के लिए कौन सी टेक्निक होती है। तो वो टेक्निक होती है CSMA-CD। इसका फुल फॉर्म क्या था? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस विथ कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में जो शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उन सारे क्वेश्चंस के जवाब इस तरीके से हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी जवाब मेरे साथ में सही दिए होंगे। अब अगर आपने इस क्विज़ को पूरा किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 5 में से कितने सवालों के सही जवाब बताए हैं। उसके बाद में एक बार आपको और रिमाइंड करा दूं कि अगर आप चाहें तो इस पूरे टॉपिक को मेरे नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।